यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में असली पावर है या पपेट बना के रखा है यूथ? राहुल जी ने एक्सपोज नहीं किया, राहुल जी खुद एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। आपको लगता है आज भी भारत आजाद है? लोग बोलते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं, जब बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू कर देते हैं, सही बात। यूथ जो है वो सरकारी नौकरी के पीछे ही क्यों पड़ा है? जॉइंट फैमिली क्यों खत्म हो रही है? आप बोल रहे हो कि बीजेपी सरकार सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, फिर भी आजकल इतने प्रोटेस्ट वगैरह क्यों हो रहे हैं? 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। बनाए तो गए हैं, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें फैसिलिटीज नहीं मिला। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो देश का युवा आज भी बेरोजगार क्यों है? देश का युवा बेरोजगार वो नहीं है जो रोजगार खोजना चाहता है, बेरोजगार सिर्फ वो है जो रोजगार खोजना ही नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अनेक डाउरी के केसेस फर्जी भी पाए गए। सोशल मीडिया ने राजनीति को जितना आसान बनाया उतना ही कॉम्पिटिटिव भी बनाया है। आज के टाइम पे यूथ से ज्यादा कनेक्ट कौन करता है? राहुल गांधी जी, मोदी जी। लगता है मोदी जी यूथ से सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ एक नारा है, काम हो गया। इसलिए उन्होंने यह दृढ़ संकल्प लिया कि राष्ट्र में हर व्यक्ति को पक्का घर देंगे, हर व्यक्ति को पक्के घर की छत मिलेगी। यही राहुल गांधी है जो राफेल राफेल चिल्लाता रहा 2019 के चुनाव में। आज के हमारे गेस्ट हैं अर्पित मिश्र, इंजीनियर, पोएट, एंटरप्रेन्योरशिप और यंग लीडर। कानपुर से शुरू हुआ ये सफर कॉर्पोरेट वर्ल्ड और पॉलिटिक्स तक पहुंचा। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे चेंज कर सकती है चीज़ों को, एनजीओज के गेम और यूथ कैसे डेवलप करे खुद को। लेट्स बिगिन। कॉर्पोरेट करियर छोड़ के पॉलिटिक्स में क्यों घुसे आप लोग? क्या रीजन था घुसने का पॉलिटिक्स में? मुझे लगता है कि राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और हम सब कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित रहते हैं। हम चाहे कितना भी अपने मन में यह विचार कर लें कि हमें राजनीति से क्या मतलब, हमें तो अपने व्यापार से, अपने काम से, अपनी नौकरी से मतलब है, परंतु राजनीति से हम सभी का जीवन प्रभावित रहता है। तो सही राष्ट्र नीति बने, इसके लिए युवाओं का, पढ़े लिखे युवाओं का, योग्य युवाओं का राजनीति में आना अनिवार्य है। और मैं आह्वान करता हूं आपके इस मंच के माध्यम से कि अधिक से अधिक युवा समय निकालें अपने जीवन की व्यस्तता में और राष्ट्र के नाम पर राजनीति में सहभागी बने और राजनीति में आगे आए और एक सशक्त राष्ट्र की नींव को और मजबूत बनाएं। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में पोएट आना आपका सही है? मतलब पोएट किस चीज से पॉलिटिक्स में हेल्प कर सकती है आपकी? बात राजनीतिक रूप में आकर के कविता लिखने से हेल्प की नहीं है। बात यह है कि जो मैंने कविताएं लिखी, मैंने 2 पुस्तकें लिखी और ये मेरे अपने विचारों का संग्रह रहा। राष्ट्र के बदलते परिवेश में, परिस्थिति में किस प्रकार से राष्ट्र आगे बढ़ रहा था, राष्ट्र के जो निर्माता रहे जिन्होंने राष्ट्र में योगदान दिया, राष्ट्र के जो स्वाधीनता संग्राम के जो सेनानी रहे, ऐसे अनेक विषयों पर मैंने कविताएं लिखी और मेरी काव्य संग्रह उन्हीं कविताओं का संग्रह है। तो इसमें किसी से मदद मिलने की ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। यह तो एक आम भारतीय के मन के भावों का अभिव्यक्ति है। आपने अपनी कविताओं में लॉर्ड किशन, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र करा है, तो ऐसे यूनिक पर्सनैलिटी का क्यों सोचा आपने कविताओं में लिखने का? क्योंकि मैं इनसे प्रभावित रहा। प्रभु श्री कृष्ण से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैंने गीता बचपन में बहुत पढ़ी और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जितना समय मिले उतना इन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। महाराणा प्रताप अपने आप में एक आदर्श रहे। उस दौर में जब लगभग बहुत सारे राजा अकबर के आगे नतमस्तक हो चुके थे, तब उन्होंने मेवाड़ में स्वाधीनता का ध्वज ऊंचा रखा और अपनी स्वाधीनता के लिए आजीवन संघर्ष किया और चित्तौड़ को बचाए रखने के लिए और वापस पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। तो उनका संघर्ष हम सभी को यह प्रेरणा देता है कि स्वाधीनता के लिए हमें मर मिटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार आपने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस दौर में ब्रिटिश आईएएस की परीक्षा में 4थी रैंक से पास हुए, जब अंग्रेज परीक्षा लिया करते थे। नेताजी का व्यक्तित्व तो कोई आम नागरिक का व्यक्तित्व नहीं रहा। नेताजी जब अंग्रेजों द्वारा घर में कैद कर दिए गए तो लंगड़े का रूप रख करके और उस समय जाकर के जर्मनी के चांसलर हिटलर से मिलते हैं। यह कोई आसान बात नहीं थी और मदद लेकर के आजाद हिंद फौज का गठन करके आजाद हिंद फौज से उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप को सबसे पहले आजाद करा लिया था 1941-42 में, 1941-42 के दौरान। तो अंग्रेजों से आजाद कराया। तो कहीं ना कहीं ये वे चरित्र हैं, ये वो भगवान श्री कृष्ण कह लें, महाराणा प्रताप हों, वीर सावरकर हों, छत्रपति शिवाजी महाराज हों, पेशवा बाजीराव हों, इन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ कर दिया अल्प समय में, अल्प काल में, जो लोग मुझे लगता है कि 10-10 जन्म लेकर के भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये महापुरुष प्रेरणा के स्रोत हैं और मैंने इसलिए इन पर कविताएं लिखी। तो आपको लगता है कि आज के टाइम पे लोग कविता पढ़ते होंगे? कविताओं का दौर हमेशा रहेगा, आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। और कविताएं पढ़ने वालों का भी दौर हमेशा रहेगा। और जो कविता पढ़ेंगे वही अच्छी रील्स बना पाएंगे, वही सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट ला पाएंगे। बिना पढ़े कोई भी पाठक, बिना साधना किए, बिना रिसर्च किए कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट नहीं ला सकता।
तो कुछ हो सकता है कि कम अच्छा लगने वाला कंटेंट भी चल जाता हो, बट अगर कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए पुस्तकों का होना अनिवार्य है। हर कविता कुछ ना कुछ कहती है, हर कविता कुछ ना कुछ सिखाती है, तो हर कविता कोई ना कोई इमोशनल होती है। आपको कौन सी कविता सबसे ज़्यादा इमोशनल लगी? इमोशंस की बात करें तो मैंने वीर रस की कविताएं पढ़ी, और मुझे लगता है कि जब मैंने कवि भूषण को पढ़ा तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो कविताएं लिखी आज से 300 साल पहले, वह आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उतनी ही ज्यादा प्रयोग की जाती हैं। उन्होंने जिस प्रकार से लिखा कि इंद्रजुमी जंब पर वाट वसुअंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है, पौन बारी बहा पर शंभुरति नाह पर जो सहस्त्र बाह पर राम दुजराज है, राम दुजराज है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर कन्न जिमी कंस पर अत्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दौर में थी। और यह कविता यह बताती है कि भूषण जी महाराज का कितना डीप रिसर्च रहा है। इस कविता में राम नाम 2 जगह लिया जाता है, एक जगह प्रभु श्री राम के लिए तो एक जगह परशुराम के लिए। तो एक एक वर्णन यह बताता है कि उनका ज्ञान किस स्तर का था। तो काव्य रचना आज सबसे ज्यादा रील छत्रपति शिवाजी महाराज पर इस कविता पे बनती है। तो वो इसीलिए बन रही है क्योंकि किसी साधक ने, तपस्या ने, साधना ने पढ़ करके एक अच्छा कंटेंट तैयार किया जो 300, 400 वर्षों बाद भी वैलिड है। रील्स इतनी वैलिड नहीं रहती। रील्स का दौर क्षणिक है, आज पसंद आई कल कोई और आ जाएगी। आपने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे भी लिखी कविता, उसका कैसे दिमाग में, आपके दिमाग में मतलब उस पर लिखनी चाहिए? पानीपत का तर्तीब युद्ध यह बताता है कि एक व्यक्ति राष्ट्र को एक मानते हुए, राष्ट्र को प्रथम मानते हुए किस प्रकार से राष्ट्र की लड़ाई लड़ने के लिए मराठे चाहते तो सतारा और पुणे में बने रहते, महाराष्ट्र में बने रहते, और अब्दाली महाराष्ट्र जाकर के तो मराठों को नहीं हरा पाता। जब मुगल नहीं हरा पाए, औरंगजेब नहीं हरा पाया, सालों साल लगा रहा, तो अब्दाली कैसे हरा लेता? वो भी असंभव था उसके लिए। निजाम भी उनसे संघर्ष करते रहे, कभी जीत नहीं पाए मराठों से। मराठे पानीपत आए पूरे भारत की लड़ाई लड़ने, मराठे पानीपत आए अब्दाली को हराने, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो मराठों का वह बलिदान किसी भी युद्ध के बलिदान से सबसे ज्यादा है, और उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके लड़ा, और उस लड़ाई के बाद अब्दाली दोबारा भारत नहीं आ पाया। जब उनके पास खाने को भोजन खत्म हो गया, यहां पड़ रही सर्दी में मकर संक्रांति के दिन गर्मी के गर्म वस्त्र खत्म हो गए, सर्दी में पहनने के लिए कम पड़ गए, तमाम लोग बीमार होने लगे उनकी सेना के। तत्पश्चात भी उन्होंने संधि करना स्वीकार ना करते हुए रण करना स्वीकार किया मातृभूमि के लिए। मराठों के इस बलिदान को हम सभी को स्वीकार करना चाहिए, और मराठों को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए कि वह हमारी लड़ाई लड़ने आए थे। आपको ऐसा क्यों लगे कि आपको ऐसी कविता लिखनी चाहिए? युवाओं को उनके इतिहास का ज्ञान हो, युवाओं को ये पता हो, आज के युवाओं को, कि कितने संघर्षों के बाद उन्हें आज इतना सुख सुविधापूर्ण जीवन मिल रहा है, स्वाधीनतापूर्ण जीवन मिल रहा है। और यह संघर्ष जिन लोगों ने उनके लिए किया, उनके विषय में उनको हमेशा ज्ञात होना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। आप इन फ्यूचर कोई किताब लिखोगे तो उनका थीम भी यही रहेगा, मोटिवेशन करना? सामान्यतः वीर रस पे ही रहेगा, या फिर कोई चेंज? नहीं, अभी तो वीर रस पे ही है। हिस्टोरिकल पोएम्स और डिवोशनल पोएम्स दोनों का स्टाइल अलग अलग होता है, आपको कौन सी पसंद है लिखनी? दोनों ही पसंद है। दोनों, जिसका विचार उस समय उस कालखंड में ज्यादा प्रवीण हो, जिस पे विचार आपके मन में ज्यादा आ रहे हो, उस पर आप अगर लिख सकते हैं तो लिखिए। तो आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं कुछ लिखने से पहले, या फिर आपके दिमाग में आते हैं विचार? मूवी नहीं, मैं पुस्तकें पढ़ता हूं, और मुझे लगता है कि एक कविता लिखने के लिए उस विषय पर कम से कम मैंने 3 से 4 पुस्तक अवश्य पढ़ी होगी, तब जाकर के उन विचारों का सृजन होता है और वो 10, 15, 20 लाइनें तैयार हो पाती हैं। मेरा एक दूसरा मोटिव और रहता है कविताएं लिखने का, कि एक कविता व्यक्ति को उस कैरेक्टर के, उस चरित्र के, उस कालखंड के पूरे विषय से अवगत करा दे। जैसे मैंने जब छत्रपति शिवाजी महाराज पे कविता लिखी तो मैंने लिखा कि शिवनेरी में किलकारी ने सिंहनाद करके दिखलाया, तो यहां पर शिवनेरी किला आ गया जहां उनका जन्म हुआ। मैंने लिखा कि भवानी के आशीष से, जीजाबाई की गोद में भवानी का आशीष आया, तो उनकी माता का नाम भी आ गया। शाहजी राजे के वंश में अप्रतिम सूर्य आया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम भी आ गया। अष्ट चक्र शत्रुओं को परास्त कर रण में अप्रतिम कौशल दिखलाया, तो उसने यह भी बता दिया कि सिर्फ मुगलों से नहीं लड़े, अंग्रेज, तुर्क, यवन, पुर्त, निजाम, आदिल सबसे लड़े। 8 शत्रुओं से लड़ करके उन्होंने छत्रपति अपने आप को घोषित किया और
अपने हिंदवी स्वराज की स्थापना करी, तो बहुत सारे लोगों को एक नैरेटिव है कि मुगलों से ही लड़े, तो छत्रपति शिवाजी महाराज 8 शत्रुओं से एक साथ लड़ते हुए हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर पाए, एक ऐसे साम्राज्य की जहां पर सभी को न्याय मिले, जहां पर सभी के पास समान अवसर हो आगे बढ़ने का, जहां पर महिलाओं माताओं की इज्जत हो, सम्मान हो, तो उस साम्राज्य की वो एक स्थापना कर पाए। और पृथ्वीराज चौहान के बाद मुझे लगता है कि वह दूसरे हिंदू शासक हुए जिन्होंने छत्रपति का छत्र पहना। आपको लगता है कि भारत अभी भी आज़ाद, पूरी तरीके से आज़ाद हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि एक साइड तो आप अपनी कविताओं से इतना बता रहे हो कि इतनी लड़ाई हुई, इतना युद्ध हुआ, फिर भी आज़ाद हुआ। आपको लगता है आज भी भारत आज़ाद है? भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और भारत जहां कहीं भी कुछ भ्रांतियां रही होंगी सन 2014 के बाद से वो भी दूर हो गई। भारत ने अपनी नीतियां अपने विवेक से बनानी शुरू करी हैं। भारत अपने हिसाब से अपने निर्णय लेता है, और भारत हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है कि वह जो उसके हित में है, भारत के नागरिकों के हित में है, उसी निर्णय पर जाएगा। तो ये एक स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना है, और आज का युवा, मुझे पूरी उम्मीद है, इसको और आगे लेकर के जाएगा, भारत की प्रगति में सहायक होगा। और जिस प्रकार से आज भारत यूनिकॉर्न्स का हब बन रहा है, जिस प्रकार से आज भारत इनोवेशन का भी धीरे धीरे हब बनता जा रहा है, तो वह दूर नहीं, जब भारत सिर्फ स्वतंत्र ही नहीं होगा, भारत टेक्नोलॉजिकल रूप से भी सभी प्रकार से स्वतंत्र होकर के अपना वर्चस्व विश्व में कायम करेगा। एनजीओज वगैरह में अभी भी करप्शन चल रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार कहीं भी है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कहीं भ्रष्टाचार आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। काफी एनजीओज थे जो विदेशी फंडिंग लेते, तो उनके खिलाफ सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई करी, उनकी फंडिंग बंद करी, उनको तमाम फेमा और फेबा के एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। और अगर ऐसा कहीं समझ में आएगा तो सरकार उस पर पुनः कार्रवाई करेगी। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में पावर और पैसा ज्यादा है? एक दौर ऐसा रहा था जब लोग ऐसा सोचा करते थे, बट आज की राजनीति में सेवा और समर्पण ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजनीति सत्ता और पैसे के लिए नहीं, राजनीति सेवा और समाज के प्रति समर्पण के लिए है। आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी जो है, वो जो भारत की पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, उनकी सहायता कर पा रही है अभी? मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि सहायता कर रही है। पिछले 11 वर्षों में अगर आप डेटा उठा करके देखें तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। पिछले 5 वर्षों से लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन इसलिए दिया जा रहा है कि उनके पास वो भूखे ना रहें, उनके पास भोजन की चिंता ना हो, वो स्वच्छंद मन से अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर सकें, समाज के राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ सकें, और वह भोजन की चिंता से आगे बढ़ें। तो इस प्रकार की नीतियां निश्चित रूप से मनुष्य को उसका बेस्ट देने में मदद करती हैं, और राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। मिडिल क्लास 2014 से पहले जिन सुविधाओं के लिए, जिन चीजों के लिए परेशान होता होगा, सोचता होगा, सपने देखता होगा, आज उन वस्तुओं का वो आराम से उपभोग कर पा रहा है। अभी जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से सरकार ने एक बार पुनः मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी है, चाहे वह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से हो, चाहे वह उनका सपना होता है गाड़ी खरीदना उसके माध्यम से हो, चाहे किसी और उपभोग की वस्तु के माध्यम से, चाहे दैनिक खाने पीने की वस्तुओं के माध्यम से भी सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत देने का कार्य किया। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज मिडिल क्लास का एक स्टेटस ऊपर हो गया है, और उसका पूरा श्रेय जाता है मोदी सरकार को, मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को। निश्चित रूप से आजकल के जो बच्चे हैं, जो लोअर क्लास बच्चे हैं, मिडिल क्लास बच्चे हैं, उनको आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छी एकेडमिक्स नहीं मिल पा रही है, अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। इसका रीजन क्या है? नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। कोई भी नीति जब लागू होती है तो मुझे लगता है उसके क्रियान्वयन में कुछ समय लगता है। आप आने वाले समय में देखेंगे किस प्रकार से तकनीकी आधारित स्किल ओरिएंटेड शिक्षा पर जोर होगा, रादर देन डिग्री ओरिएंटेड शिक्षा की जगह जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उसको धीरे धीरे सरकार अपने प्रयासों से दूर कर रही है, और गुलामी की मानसिकता को हटाते हुए तकनीकी आधारित शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ एक दिन में सही नहीं होता है, सब कुछ संभव भी नहीं कि एक दिन में सही हो जाए। सरकार लगातार प्रयासरत है स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए, किस प्रकार से और अच्छा किया जा सकता है, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती के माध्यम से हो अथवा बड़े इंस्टीट्यूशंस को खोलने के माध्यम से हो। पिछले 11 सालों में अनेक नए IIT IIMs की स्थापना की गई है, अनेक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, अनेक नए एम्स बनाए गए हैं, और ये निश्चित रूप से भारत के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। बनाए तो गए हैं, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही। मैं इस बात से आपकी बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जितने भी IIMs बने हैं, जितने भी एम्स बने हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स बने हैं, उनमें सुविधाएं हैं, उनमें छात्र हैं, वो प्रयोगशालाओं में जाते हैं, प्रयोग कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं, और देश की प्रगति में सहायक भी हो रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स भी चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता जब दूं, इतना सब कुछ हो रहा है तो देश का युवा आज भी बेरोजगार क्यों है?
देश का युवा बेरोजगार वो नहीं है जो रोजगार खोजना चाहता है, बेरोजगार सिर्फ वो है जो रोजगार खोजना ही नहीं चाहता। और हमें एक माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी ही एक रोजगार है। इस माइंडसेट से बाहर आना है, क्योंकि 150 करोड़ लोग हैं, 60-70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ युवा होगा देश में। तो इतने युवाओं के लिए सरकारी नौकरी नहीं हो सकती, पास आउट होने वाले हर व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी नहीं हो सकती। आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइवेट नौकरी या स्व उद्यमिता, जिसमें आप लोगों को नौकरी दे पाए रोजगार के माध्यम से, अपने रोजगार के माध्यम से, वही भी रोजगार सृजन का एक बड़ा माध्यम है। और जितना इन्वेस्टमेंट विगत वर्षों में भारत में आया है, जितने रोजगार की संभावना, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट्स बने हैं, इन सब ने परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार दिया है। आज भारत में बेरोजगार वह है जो रोजगार करना नहीं चाहता। जो कुछ भी रोजगार करना चाहता है वह बेरोजगार नहीं है। उसके लिए अनेक योजनाएं, मुद्रा योजना से लेकर के अनेक साधन, अनेक संभावनाएं सरकार ने उपलब्ध कराई हैं। आपके सामने थाली परोस के दी जा सकती है, बट खानी तो आपको स्वयं पड़ेगी। सरकार आपको थाली परोस के दे सकती है, इतना प्रयास तो करना पड़ेगा कि वह भोजन आपके शरीर में जाए। अगर आप इसके लिए सज्ज हैं तो निश्चित मानिए कि भविष्य आपका है और ये पूरा आसमान आपका है। औरत को देवी मानते हैं, पूजा भी करते हैं, दूसरी साइड ऐसे क्राइम भी होते हैं। लोगों की मेंटेलिटी खराब है या फिर कुछ चेंज करना बाकी रह गया है? इसमें दो अलग अलग विषय हैं, मैं दोनों पे आता हूं। पहला विषय मुझे लगता है कि जागरूकता बढ़ी है, समाज जागरूक हुआ और वोकल हुआ है। तो हो सकता है कि इससे ज्यादा प्रताड़ित एक समय में लोग रहते हों, बट आज केस ज्यादा आने का मतलब ये नहीं कि प्रताड़ना बढ़ गई। केस इसलिए ज्यादा रजिस्टर हो रहे हैं कि लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। आज सरकार उनकी बात सुन रही है, आज उनमें ये स्वाधीनता है, आज उनकी बात सुनी जा रही है और वो अपनी बात रख पा रहे हैं। दूसरा विषय ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अनेक डाउरी के केसेस फर्जी भी पाए गए। तो मुझे लगता है कि आत्मचिंतन की भी आवश्यकता है कि कहाँ हमें डाउरी का केस करना है, कहाँ नहीं करना। समाज को भी इसमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है। तीसरा विषय, एक बहुत बड़ा विषय ये आता है कि एक सिंडिकेट बना करके भी लोग काम करते हैं, जिसमें माताओं बहनों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार करते हैं। तो हमें इस पर भी रोकथाम करनी है, सामाजिक चेतना के द्वारा समाज को जागृत करना है। और जितना बेटियां शिक्षित होंगी, समाज जागृत होगा, परिवार उतना सशक्त होगा और इस प्रकार की घटनाएं उतनी ही कम होंगी। आप बता रहे हो कि फेक केसेस मिले हैं, तो फेक केसेस कैसे हो रहे हैं? ऐसा मैं नहीं बता रहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बता रहा है फेक केसेस मिल रहे हैं, तो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करती केसेस को? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, बट कोर्ट का काम कोर्ट भी करती है। कोर्ट भी देखती है कि कितने केस सही हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई मानसिक दबाव में या किसी और प्रेशर में तो नहीं होगी। इतना इजी होगा किसी के खिलाफ केस डालना? केस तो देखिए, कोई भी आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, आईओ उस पर जांच करके बताएगा कि भाई कितना सत्य है, कितना झूठ है। उस हिसाब से वो रिपोर्ट फाइल करेगा, फिर कोर्ट, न्यायालय उस पर फैसला लेता है। पुलिस न्याय थोड़ी देती, न्याय तो न्यायालय देगा ना। सोशल मीडिया ने पॉलिटिक्स को आसान बना दिया गया है या फिर मुश्किल बनाया है? सोशल मीडिया ने राजनीति को जितना आसान बनाया उतना ही कॉम्पिटिटिव भी बनाया है। कैसे मतलब? पहले कहीं भी कोई घटना हुई, अच्छी अथवा बुरी, तो वो उतनी तेजी से पहुंच नहीं पाती थी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना तंत्र इतना मजबूत हो गया है कि देश के किसी भी गांव में कोई घटना हुई तो उसकी सूचना पूरे देश को पहुंच जाती है, कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में। तो पॉजिटिव इसलिए है कि कोई अच्छी बात है तो सब तक पहुंची, या कोई गलत बात है तो छुप नहीं पाई, सब तक पहुंची। नेगेटिव इसलिए है कि कई बार लोग इसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं, अपना पर्सनल एजेंडा सेट करने के लिए, किसी की इमेज मलाइन करने के लिए, टारगेट करने के लिए, तो वहां पर उसका दुरुपयोग भी होता है। बट मुझे लगता है कि दुरुपयोग पर बहुत ज्यादा ध्यान ना देते हुए सरकार ने तमाम कानून भी बनाए हैं कि इसका दुरुपयोग कम हो। और अगर आप उसका सही तरीके से यूज करेंगे, अपने विवेक से सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया ने समाज को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रिजर्वेशन लोगों के लिए असली नीड है या सिर्फ पॉलिटिक्स में वोट बैंक का काम कर रही है? नहीं, बहुत से लोग हैं जिनके लिए रिजर्वेशन आज भी नीड है, जिनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला। परंतु जो लोग रिजर्वेशन के कारण मदद लेकर रिजर्वेशन की सहायता से आगे बढ़ चुके हैं, उनको मुझे लगता है कि स्वतः रिजर्वेशन का त्याग कर देना चाहिए। उस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे लोगों ने गैस सिलेंडर का त्याग कर दिया, गैस की सब्सिडी का त्याग कर दिया, तो एक समय जरूर आएगा जब उनको लगेगा कि अब उन्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, उनके परिवार को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, तो वो रिजर्वेशन का त्याग करने लगेंगे। और जिस दिन वो आरंभ हो जाएगा, आप समझिए कि उस दिन सब जो रिजर्वेशन का फायदा है वो उन लोगों तक पहुंचने लगेगा जिन तक अभी तक उसका फायदा नहीं पहुंच पाया है। यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में असली पावर है या फिर ऐसे ही पपेट बना के रखा है यूथ को? युवा वायु है, युवा एक शक्ति है।
युवा को पपेट कोई नहीं बना सकता, और युवा जिस दिशा में चलेगा उसी दिशा में राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से युवाओं की शक्ति को संगठित करते हुए राष्ट्र की प्रगति की दिशा में आगे बढ़ना है, और युवाओं की शक्ति को सभी ने माना है। हिंदू राष्ट्र ले आपके लिए मिथ है या सपना कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा? हिंदू राष्ट्र तो है ही, हम लोग हिंदू राष्ट्र में ही रह रहे हैं। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हिंदू मुसलमान का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है बीच बीच में, तो उस पर क्या बताएंगे आप? किसी की जीवन शैली अलग हो सकती है, परंतु राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र है। और आज वो इस बात से समर्थ नहीं भी होंगे, सहमत नहीं भी होंगे, परंतु आने वाले समय में वो सब भी सहमत होंगे। आपको लगता है कि आज के टाइम पे हर छोटे से छोटे आदमी को, महंगे से महंगे आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का है? अवेयरनेस तो बढ़ी है, लोगों में जागरूकता आई है, लोग अपनी बात रखना सीख गए हैं, अपनी बात रखते हैं। कुछ फायदा हो रहा है इसमें कि कुछ कुछ दबाव के कारण भी कुछ बातें नहीं बोल पाते? नहीं, लेकिन अब तो काफ़ी हद तक लोग अपनी बात रखना शुरू कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को भी अपनी बात रख सकते हैं, आपको किसी भी नेता मिनिस्टर को टैग करके अपनी बात रख सकते हैं। तो इसका प्रभाव तो पड़ रहा है, शासन प्रशासन को अपनी बात रख सकते हैं, और प्रशासन भी इसको नोट करता है, एक्शन लेता है। तो वो दौर एक था जब लोग सोचते थे कंप्लेन करने जाएं ना जाएं, परंतु आज के दौर में लोगों को अगर लगता है कहीं समस्या है तो वो सोशल मीडिया का प्रयोग से अपनी बात रख सकते हैं। सोशल मीडिया ने समाज की आवाज़ को सशक्त किया है। आप किसको चूज करोगे, गांधी जी या अम्बेडकर जी? देखिए, दोनों ही पर्सनालिटीज़ का अपना योगदान है राष्ट्र में। अम्बेडकर जी को बनाने में भी जो अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो जो अम्बाडीकर हैं वो उनके गुरु थे, वो ब्राह्मण थे। फिर उन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दे के आगे बढ़ाया, उनकी मदद करी। अगले कदम पर जब वो गए तो उन्होंने उनकी बड़ौदा के महाराज से स्कॉलरशिप दिलवाई, जिन्होंने उनको लंदन पढ़ने भेजा। उनकी लॉ की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई। तो एक पूरे समाज का, अम्बेडकर जी सिर्फ एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, अम्बेडकर जी पूरे भारत के सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी ने जिस शांति मार्ग को चुना, निश्चित रूप से क्रांतिकारियों से वह मार्ग अलग था, परंतु गांधी जी का भी उद्देश्य तो राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाना था। तो सभी, एक कहावत है कि सत्य एक है, बट लोगों के उसको प्राप्त करने के माध्यम अलग अलग हैं। इसी प्रकार भारत की स्वतंत्रता के लिए चाहे गांधी जी का योगदान हो, अम्बेडकर जी का हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो, पंडित चंद्रशेखर आजाद का हो, सरदार भगत सिंह का हो, सभी का अप्रतिम अतुलनीय योगदान रहा। चाहे मंगल पांडे का हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का हो, तो सभी का अपना अपना योगदान है और सभी का महत्व है इस राष्ट्र में। आज के टाइम पे यूथ से ज़्यादा कनेक्ट कौन करता है, राहुल गांधी जी या मोदी जी? मुझे लगता है मोदी जी यूथ से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते कैसे? हैं। बताओ। आज भी मोदी जी अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में और अपने कार्यों में इस प्रकार से एक्शन और प्लान लेके तैयार चल रहे हैं कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ने के अवसर मिले। सेमी कंडक्टर चिप बनने की बात हो, ये भी युवाओं का विषय है। नए रोजगार प्राप्त हों युवाओं को, ये उनकी पोर्टफोलियो में हमेशा रहा। नया इन्वेस्टमेंट आए, नई टेक्नोलॉजी पे देश काम करे, हमारे देश के युवा नासा तक जाएं, नासा से जाकर के हमारे देश का युवा अंतरिक्ष में जाकर के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी युवाओं की सीखने की ललक को भी समझते हैं, युवाओं के साथ कनेक्ट भी करते हैं। देश का आज जेनजी भी उनके साथ कनेक्ट करता है, उनकी बात को समझता है और राष्ट्र की विकास की बात को समझते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहा है। तो हर वो चीज़ जिसमें चाहे खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात हो, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन की बात हो, किसी भी गेम्स में पार्टिसिपेशन की बात हो, मोदी जी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि वो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं, उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं। युवाओं की कहीं कोई और आवश्यकता है जहां उन्हें लगता है कि इनके साथ आना है। अभी हाल में उनकी एक स्पीच बड़ी पॉपुलर हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सभी युवाओं से, चाहे वो किसी भी दल में हो, मैं आह्वान करता हूँ कि 1 लाख युवा जनप्रतिनिधि बने देश में। तब 1 लाख जनप्रतिनिधि मतलब जितनी भी ग्राम प्रधानी, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य, इन सब में भी अधिक से अधिक युवा आए। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि वो किसी भी दल से आना चाहे आए, लेकिन राजनीति में मैं युवाओं का आह्वान करता हूँ। आपको क्या लगता है कि इंडिया में आज के टाइम पे स्टूडेंट्स की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मैक्सिमम यूथ जो है वो सरकारी नौकरी के पीछे ही क्यों पड़ा है? कोई एक्स्ट्रा स्किल क्यों नहीं सीख रहा हो, या फिर एक्स्ट्रा कोई और दूसरा बिजनेस? ऐसा नहीं है कि यूथ सरकारी नौकरी के पीछे ही पड़ा है। हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ युवाओं ने अपने स्टार्टअप खड़े करके और सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रखा है। तो धीरे धीरे वो माइंडसेट लोगों का बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है। लोग स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लोग एंटरप्रेन्योर्स को अपना रहे हैं, लोग प्राइवेट सेक्टर में अच्छा
जॉब करके अच्छी स्केल पे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी पे भी जाने वाले लोग रहने चाहिए, प्रयास करना चाहिए लोगों को, मगर उसके पीछे ही नहीं पड़े रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक दो प्रयासों में सफलता नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा समय ना लगाते हुए, आपके पास अब बहुत माध्यम है रोजगार का, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे अपना रोजगार हो, और उस दिशा में अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि डिग्री इंपॉर्टेंट है स्किल? स्किल। आज के टाइम पे स्किल कैसे, मतलब डिग्री, फिर बच्चे डिग्री क्यों ले रहे हैं, फिर बड़े बड़े कॉलेज में क्यों पढ़ रहे हैं? दैट इज द पॉइंट। मैकाले शिक्षा पद्धति ने लोगों को डिग्री इंपॉर्टेंट सिखाई थी, नई शिक्षा नीति लोगों को स्किल इंपॉर्टेंट सिखाएगी। एक दिन में ये परिवर्तन नहीं आएगा, बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये परिवर्तन आएगा लोग समझेंगे और स्किल्स पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जितनी भी स्किल ओरिएंटेड कोर्स हैं उन पर भी धीरे धीरे लोगों का रोजगार रुझान बढ़ेगा। तो डिग्री कहीं ना कहीं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान लिया जाता है, परंतु उसके बाद स्किल ही है जो आपको आगे लेके जाती है किसी भी नौकरी, किसी भी व्यापार में। एक आम स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, जो अभी पास कर चुका है कॉलेज, वो सोसाइटी को कैसे चेंज करे? सबसे पहले तो वो अपने आप को चेंज करे, अपने आप को प्रगति के पथ पर आगे लाए, नई स्किल्स सीखे, नई इनोवेशंस कहाँ से क्या कर सकते हैं इसका विचार करें, और अपने छोटे छोटे समूह बना करके जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर भी अगर ध्यान दे देंगे तो मुझे लगता है कि राष्ट्र सुंदर हो जाएगा। कि मेरी सोसाइटी स्वच्छ हो, मेरी सोसाइटी में सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन हो, मेरी सोसाइटी में एक हर्षोल्लास का माहौल हो, सब लोग मिल करके सहभागिता के साथ में सभी त्यौहार मनाएं, और अपने आसपास का माहौल स्वच्छ हो, वहाँ कोई ईव टीजिंग ना हो। इसका अगर हम लोग भी ध्यान रखने लगें या हम स्वयं ध्यान रखेंगे तो अपने आसपास किसी को ऐसा करने नहीं देंगे। तो युवा अगर इस पर ध्यान देगा, नशा मुक्त अभियान के लिए अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के सेवा पखवाड़ा अभियान जो भाजपा चला रही है, उनके जन्मोत्सव पर प्रधानमंत्री जी के, उसमें नमो युवा रन का आयोजन किया गया नशा मुक्त भारत के लिए। तो इसका चिंतन करें कि आप जो युवा हैं पहले तो आप स्वयं नशे से दूर हों, और आपका कोई मित्र ऐसा तो नहीं है उसको भी दूर करें, और नशा मुक्त भारत बनाने के पीछे सहयोग करेंगे। छोटे छोटे से कदम अगर हम लोग, एक युवा अपने 10-20 युवाओं को भी नज़र रख करके सुधार लेगा और एक अच्छा ग्रुप बना करके समाज के विकास में आगे बढ़ेगा, तो युवाओं की शक्ति आज भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, और इसका सही प्रयोग हो पाएगा भारत के लाभ में। आपके हिसाब से 5 कौन से इंपॉर्टेंट स्किल जो हर युवा को सीखनी चाहिए? कम्युनिकेशन, और आप डिसिप्लिन होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस जगह कितनी बात करनी है कितनी नहीं करनी है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता का सम्मान आप में जरूर होना चाहिए। अब जब बात स्किल्स की आती है तो ये डिपेंड करता है कि किसका किस फील्ड पे इंटरेस्ट है। उसका आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट है तो वो लैंग्वेज सीखेगा, वो अपनी कोर्सेज करेगा। उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो वैज्ञानिक की तरफ आगे बढ़ेगा, वो उस दिशा में सीखेगा, नए प्रयोग करेगा। उसका बिजनेस या कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो वो मार्केट की एनालिसिस करेगा, नए व्यापार सोचेगा, अकाउंटिंग सीखेगा। मगर कोई भी स्किल जो आपको लगता है कि जिसमें आपकी रुचि है, आप अगर उसको सीख करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास अनेक माध्यम और अनेक मार्ग खुले हुए हैं रोजगार के। बेस्ट एडवाइस जो आपको किसने दी हो आज तक, वो एडवाइस क्या है? मेरे पिताजी ने एक बार कहा था, जब मैं 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा था तो लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठते थे उस स्कूल के, सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज कानपुर का। तो पिताजी ने कहा कि 25 लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन वो 25 होते तो बच्चे ही, तो कोई देवता आते तो नहीं एग्ज़ाम देने। और ये वो समय था जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए सुभाष के गेट के अंदर जा रहा था, और भगवती की कृपा से हमारा भी सिलेक्शन हो गया सुभाष में 9th में। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कैसा भी है तो इंसान। तो अगर आप सच्चे मन से प्रयास करेंगे, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आप यूथ को कुछ एडवाइस देना चाहोगे? युवाओं के लिए सबसे 2 ही एडवाइस हैं। पहला, अपने आप को नशे से दूर रखें, और जिस दिशा में आपको रुचि है, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, कॉमर्स में, साइंस में, आईटी सेक्टर में, उस दिशा का अध्ययन शुरू कर दें। जो डिग्री है आपके पास वो तो है, मगर उसके संबंधित कंटेंट को पढ़ें, और जितना ज़्यादा इस युवा उम्र का उपयोग आप अध्ययन में लगाएंगे, आपका जीवन उतना ही सुनहरा होगा, आपका भविष्य उतना ही सुनहरा होगा। अगर आपको एक दिन के लिए पीएम की कुर्सी दी जाए, आप क्या काम करेंगे देश के लिए? एक दिन के लिए प्रधानमंत्री,
मोदी जी ने इतने सारे कार्य कर दिए हैं कि सोचना पड़ रहा है कि वो कौन सा कार्य है जो बचा हो जिस पे हम लोग फोकस करें। मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने का प्रयास करूंगा। भारत अभी भी ईमानदारी से चाइना से पीछे है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और मुझे लगता है कि इस सत्य को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और नए उद्यमियों के लिए मैं अगर संभव हुआ तो कोई ऐसी योजना लाऊंगा जिसमें उनको जमीन सरकार मुफ्त में दे, इंफ्रा वो अपना खड़ा करें, अपनी फैक्ट्री लगाएं और काम करें, जिससे उनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो लैंड पे होता था वो बच पाए, जो इंफ्रा पे होता था इन्वेस्टमेंट वो कम हो, बचे, मशीन्स इक्विपमेंट्स अपने लगाएं, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सरकार का ही है। मुझे लगता है कि यह नीति व्यापार को बढ़ावा देगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। और इसी के साथ में जैसे अभी हम लोग बोइंग जैसे विमानों के बड़े ऑर्डर अमेरिकन कंपनीज को दे देते हैं, हम 5th जनरेशन फाइटर जेट अब तो रूस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ फ्रांस के साथ भी शायद बनाने की बात चल रही है, मगर मुझे लगता है कि इस पे और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे बोइंग जैसे विमान है जो हमारे देश का हजारों लाखों करोड़ रुपया ले जा रहे हैं हम लोग, हमें उनको अपने देश में रोकना है। तो उस स्तर का विमान हमारे देश में बनना शुरू हो, उस स्तर की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो, चाहे फाइटर जेट्स हों, चाहे बोइंग जैसे विमान हो, बड़े पैसेंजर प्लेन्स हों। और ये एक बहुत बड़ा अपने आप में इको डेवलपमेंट कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग, जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप, मनी, कैश फ्लो, आपका रुपये की वैल्यू, मतलब इट इम्पैक्ट्स इन अ लार्जर स्केल वंस वी स्टार्टेड दिस, एंड वंस वी स्टार्ट, जब हम इसको बेचना शुरू कर देंगे बाकी देशों में, सो इट एड्स मोर वैल्यू। आपको लगता है कि आज के टाइम पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो डेवलप हो चुकी हैं ऑलरेडी, इंडिया को क्या सीखना चाहिए उनसे? टेक्नोलॉजी भारत सीख रहा है और भारत की अपनी भी टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत रही है। भारत के पास हर टेक्नोलॉजी का एक इकोनॉमिक सोल्यूशन भी रहा है, भारत इसके लिए जाना भी जाता रहा है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारत को उनकी गलतियों से सीखना चाहिए कि उन्होंने विकास के लिए जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन कर दिया उससे बचना होगा। विकास ही सब कुछ नहीं है, उनके लिए विकास बड़ी इमारतें, बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो सकती हैं, बट सर्वांगीण विकास हो मनुष्य का, समाज का, प्रकृति का, हमको इस दिशा में एक साथ काम करना होगा। तो भारत को उनकी इन गलतियों से सीखना होगा और अपनी शक्ति को भी बढ़ाना होगा, जिससे कोई भारत को आंख दिखाए तो भारत उसका प्रतिकार भी कर सके। लगातार भारत इस समय काम कर रहा है और अब भारत की शक्ति की गर्जना से पूरा विश्व परिचित है। और मुझे लगता है कि विकसित देश, निश्चित रूप से कोई भी देश आपको विकसित होते नहीं देखना चाहेगा। हर कोई चाहता है कि वो उस पोजीशन पे पहुंच गया, अब दूसरा ना आए, मगर भारत की आवाज को लोग रोक नहीं पाएंगे। कब तक भारत को रोकेंगे? भारत का युवा एक साथ गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहा है और भारत के युवा की इस आवाज को रोक पाना अब विश्व के लिए असंभव है। आजकल के युवा जो है भारत के, वो वेस्टर्न कल्चर ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कितनी लंबी लाइन और युवाओं की भीड़ है। आप राम मंदिर का जहां उद्घाटन हो रहा था, युवाओं की भीड़ थी। ये जो रील्स युवा डाल रहे हैं, युवा ही तो बना रहे हैं सोशल मीडिया पे। आप देखिए किसी भी युवाओं को देख लीजिए, एक से एक युवा आपको मिल जाएंगे। कोई युवती गीता पर उपदेश दे रही है, कोई युवती सनातन पर उपदेश दे रही है। तो भारत का जेनजी भी बहुत मजबूती के साथ सनातन संस्कृति को, जितनी भी अपने मंदिर हैं, तीर्थ हैं, वहां एकदम से जो भीड़ है उसमें आपको सबसे ज्यादा युवा दिखाई देंगे। तो भारत का युवा जागरूक तो है, सजग भी है और सनातन संस्कृति को साथ लेके चलने वाला युवा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यूथ के लिए देशभक्ति कैंपेनिंग अगर आप करें तो कैसे करो? मुझे लगता है युवा के लिए देशभक्ति को ये कैंपेन की आवश्यकता ही नहीं है। युवाओं के मन में देशभक्ति स्वतः रहती है। कुछ हो सकता है भटक गए हों कभी, बट अदरवाइज आप देखोगे तो अधिकतर युवाओं के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पण है और ये सरकार की नीतियां हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम उनको अपने इतिहास से, भारत के वास्तविक इतिहास से परिचित कराते रहेंगे तो युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के मन में यह भावना और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, सर्व कल्याण की भावना और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। और जितनी ये भावना मजबूत होगी उतना ही राष्ट्र मजबूत होगा। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आप बता रहे हो, एआई भी आगे बढ़ रहा है, तो पॉलिटिक्स में कैसे हेल्प कर रहे हैं? सोशल मीडिया मुझे लगता है कि नैरेटिव सेट करने में तो बड़ा योगदान देता है। एआई कैसे हेल्प कर रहा है? एआई भी अब लोगों को एक एनालिसिस तो करके दे ही दे रहा है, लोकेशन वाइज, कंस्टिट्यूएंसी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, कहाँ आप लैग कर रहे हो, व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द की फैक्टर्स, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो जो स्वॉट एनालिसिस पहले लोग करा करते थे, अब एआई बहुत अच्छे से कर दे रहा है। कुछ लोग तो इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं आज के टाइम पे। उसके लिए सरकार ने कानून भी बनाए हुए हैं और मुझे लगता है स्कैम्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मुझे लग रहा है उसका सख्ती से पालन होना शुरू हो गया है
तो ये मिसयूज बंद हो जाएगा। देखिए, हर चीज के दो पहलू हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो जितना सदुपयोग होता है, दुरुपयोग वाले भी लोग आते हैं। बट अगर सरकार सजग है, सही कानूनों को लेकर के आगे आती है, तो दुरुपयोग वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और दुरुपयोग बंद हो जाएगा, तो उसका सकारात्मक लाभ मिलेगा समाज को। अगर आप एक लॉ चेंज करना चाहो तो आप कौन सा लॉ चेंज करेंगे? लॉ, मुझे अभी लगता नहीं ऐसा कोई परिवर्तन की आवश्यकता है। आप खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो मिडिल क्लास बंदा है और लोअर क्लास बंदा है, जो रिच क्लास बंदा है, तो उनकी पेरेंटिंग में कोई समस्या होती है या नहीं होती, या फिर सेम पेरेंटिंग होती है? अब अपर क्लास की पेरेंटिंग, रिच क्लास की, एलीट क्लास की पेरेंटिंग, मुझे लगता है कि कई बार हो सकता है माता पिता बच्चों पर उतना ध्यान न दे पाते हो, रिच क्लास वाले, क्योंकि वो इतना ज्यादा अपने ही सिस्टम में बिजी रहते हैं। बट मध्यम वर्ग का जो भी आप देखेंगे एक्सूबरेंट ग्रोथ, वो मध्यम वर्ग का बच्चा आपको करता दिखाई दे रहा है आज भारत में। इसके पीछे का कारण क्या है कि बच्चे की परवरिश बड़ी स्ट्रांग होती है। मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग में अगर बच्चा पल के बड़ा हुआ है, पहले क्या था, ज्वाइंट फैमिलीज थी, इसका बड़ा लाभ था। आज के टाइम पे वो खत्म हो रही है। आज वो खत्म हो रही है, तो इसका नुकसान हो रहा है पारिवारिक रूप से। जब ज्वाइंट फैमिलीज थी तो बच्चों को डिप्रेशन जैसी बातें आप कभी नहीं सुनते थे। अभी चाचा ने 2 चाटा मार दिया तो कभी ताऊ ने रसीद दिया, बिल्कुल लड़का ठुक पिट के मजबूत होकर निकलता था। अब क्या हो रहा है कि बच्चा डिप्रेशन, एक कमरे में रह रहा है, उसको लग रहा है कि सब कुछ तो मांग पे मिल जाता है, कहीं गिर गया तो रो रहा है, तो तुरंत उसको हम लोगों ने गुडी बैग बना दिया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और बहुत ज्यादा अगर कॉशियस रहेंगे तो फिर आगे चल के बच्चा डिप्रेस होगा, अपनी बात किसी से नहीं कह पाएगा, परेशान होगा, घुटने लगेगा, वो सब चीजें आएंगी। वहीं आप देखोगे जो मध्यम वर्ग से निकला लड़का होगा, जो बिल्कुल अल्हड़ सा रहा, पढ़ता लिखता भी रहा, स्कूल में टीचर की भी डांट मार सुन ली, कभी गड़बड़ हुआ तो 2 छड़ी पड़ी मास्टर जी की नीम वाली, तो उसमें जो ताजगी रहती है ना, वो व्यक्ति को जीवन भर कामयाब होने के लिए प्रेरित करती है। जॉइंट फैमिलीज क्यों खत्म हो रही है आज? इस दिशा पर सरकार काम करना शुरू कर चुकी है, जहां तक मुझे लग रहा है, और मैं देख भी रहा हूं। इसका मेन कारण क्या था, पहले रोजगार कुछ ही जगहों पे था, शहरों पे। तो बड़े शहरों में रोजगार था, बच्चा जब पढ़ लेता था तो वहां रोजगार करने चला जाता था या विदेश चला जाता था। वो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट हो गया। अब अगर आप ही के शहर में आईटी इंडस्ट्री लग जाए, आपके शहर में बड़े उद्योग हो जाएं, आपके शहर में सभी अच्छी सुविधाएं आ जाएं, और उद्योग है लेकिन आईटी नहीं है, तो आईटी वाले बाहर चले गए, उद्योग वाले रह गए, ऐसे भी होंगे शहर। लेकिन अगर एक ही शहर में सभी चीजें मिलने लगेंगी तो लोग दूसरे शहरों में पलायन नहीं करेंगे। इससे क्या है, वहां की संस्कृति सभ्यता भी सुनिश्चित होगी और वहां का विकास भी होगा। और मुझे लगता है कि ज्वाइंट फैमिलीज का कंसेप्ट भी और स्ट्रांगली आगे बढ़ेगा। इसके बड़े फायदे हैं। ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे तो माता पिता दोनों भी जॉब कर रहे हैं तो भी बच्चे आराम से पल जाते थे। अब मेड रखनी पड़ रही है, सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ रहा है, फिर भी सिक्योरिटी लगानी पड़ रही है, तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो अगर ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तो आपके बच्चों को एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें वो ये समझते हैं कि हमें अंदर और बाहर के आवरण और वातावरण से कैसे अपने आप को ढालना है, डील करना है, कैसे लड़ना है। और यही वो चीज है जो आपको कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं दे सकता। ये परिवार से सीखने को मिलेगा, संस्कार मिलेंगे। अब ज्वाइंट फैमिली में हो सकता है माता पिता पूजा में ना समय दे पा रहे हो, पूजा पाठ में, क्योंकि जॉब पे जा रहे हैं, बट दादी बाबा तो दे रहे होंगे, बच्चे के पास समय है, वो उनसे वो शिक्षा ग्रहण करता है, वो उनसे मंत्र सीखता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे भी हेल्प करता है, आपके कॉन्फिडेंस में बच्चे की हेल्प करता है, उसकी अपब्रिंगिंग में उसको सहयोग करता है। तो मुझे लगता है कि ये एक कंसेप्ट है जो हम लोग को वापस से लाना चाहिए। और जैसे छोटे छोटे शहरों में भी जब रोजगार शिफ्ट होने लगेगा, रोजगार के आईटी इंडस्ट्री खुलने लगेगी, आईटी की बड़ी कंपनियां अपने ऑफिस वहां खोलने लगेंगी बजाय कुछ ही बड़े महानगरों पे केंद्रित होकर के, तो ये माहौल और अच्छा होता चला जाएगा। आजकल का युवा है वो अपने एक टाइम आने के बाद अपने पेरेंट्स को खुद से अलग कर देता है, आश्रम में भेज देता है या फिर कहीं और छुड़ाता है। ऐसे क्यों हो रहा है कि बचपन से जो माता पिता पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जब नौकरी ले रहे हैं बच्चा, जब उनको अलग कर दिया, ऐसे क्यों? कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज ही इसके पीछे का बड़ा रीज़न है। माता पिता भी, एक बच्चा 12th के बाद से बाहर चला गया, साथ में पढ़ा नहीं, जब आया तो शादी हो गई, जॉब हो गई, निकल गया। अब वो अटैचमेंट ही नहीं कर पा रहा है परिवार से, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ पा रहा। प्लस उस माता पिता भी, बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो अब वो फ्लैट्स में अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं सबको सम्मिलित होकर के ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें साथ में रहना है, हमें एक दूसरे के साथ रहना है। और जितना आपका परिवार संगठित होगा उतना ही आप आत्मविश्वास से मजबूत होगे
और उतनी ही आपकी विजय होगी। आप बोल रहे हो कि बीजेपी सरकार सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, फिर भी आजकल इतने प्रोटेस्ट वगैरह क्यों हो रहे हैं? फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों हो रही है? फार्मर प्रोटेस्ट तो देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को हक है अपनी आवाज उठाने का, और लोकतंत्र Solution- के लिए ये अच्छी चीज है कि अगर किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो अपनी आवाज उठाता है, उसके पास मंच है। और लोकतंत्र की यही शक्ति है कि हर कोई स्वच्छता से अपनी आवाज उठा सकता है, अपनी बात रख सकता है। अगर उसकी बात सर्व समाज को स्वीकार होती है तो सरकार मानती भी है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं। नेब जो कुछ महीने अभी एसएससी का प्रोटेस्ट चला था स्टूडेंट्स के लिए, उसका कोई सोल्यूशन तो निकला नहीं अभी तक। देखिए पिछले महीने एक रेप केस भी हुआ था, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक, डाइवर्ट कर रहे हैं पुलिस वाले। उससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था, उसको डाइवर्ट कर दिया। सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रही? सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन सरकार तो कानून बना सकती है, ठीक है। जब आपका कोई अपराध हो गया, चाहे रेप का या कोई अपराध हुआ, उस पर जांच हुई, उसमें जो पकड़े गए आरोपी, अब उस पर आगे की कार्रवाई कोर्ट करता है। अब कोर्ट में हियरिंग होगी, डेट होगी, कोर्ट उनको सजा देगी। हालांकि अब जो नए कानून है उनमें जल्दी सजा का प्रावधान है, सख्त सजाओं का प्रावधान है। तो धीरे धीरे एक पैटर्न के साथ चीज़ों को इम्प्रूव किया जा रहा है। एक दिन में कोई भी जादू की छड़ी से चमत्कार नहीं होता। और जो एक पेपर लीक या अन्य विषयों पर आप बात करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे ही सिस्टम की खामी है। कोई हमारे देश का नागरिक है, हमारी सरकार का एम्प्लॉय है जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। सरकार इस पर भी सख्त कार्रवाई कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि ये बिल्कुल भी ना हो, और अगर कहीं हुआ है तो उन लोगों के खिलाफ भी धरपकड़ है। तो कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि वो अपराध करके बच सकता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसका मतभ्रम है, और अपराधी बिल्कुल भी अपराध करके नहीं बचेगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि इसको सख्त से सख्त सजा मिले। जिन लोगों ने दिल्ली दंगों को भड़काया, उनमें सहयोग किया, आज 5-6 वर्ष लगभग हो रहे हैं, वह जेल में ही है। तो सरकार अपनी तरफ से किसी भी उपद्रवी या किसी भी इस प्रकार की घटना करने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है, और अच्छे से अच्छे वकील करके कोर्ट में न्याय मिले, समाज को न्याय मिले, देश को, जनता को, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो लोग क्राइम करते हैं, जब उन पे केस बनता है तो वो पैसे देके आ जाते हैं वापस? ऐसा नहीं है, एक जनरल नोशन है जो आप कह सकते हो। और मुझे लगता है कि जो भी अपराध करता है उसको अब भारत में अपराध का दंड मिल रहा है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको उसके अपराध का दंड मिल रहा है। रश्मि रथी युवाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है इससे? रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि रहे और उनकी कई रचनाएं रहीं। परशुराम की प्रतिज्ञा, और उसमें एक ये परशुराम की प्रतिज्ञा के बाद रश्मि रथी एक पुस्तक, उन्होंने बहुत शानदार महाकाव्य लिखा। और रश्मि रथी उन्होंने मुख्यतः महाभारत पर लिखा, और मुझे लगता है कि जो भी साहित्य का प्रेमी होगा उसने रश्मि रथी पढ़ी अवश्य होगी। और जिस लय में रश्मि रथी को उन्होंने लिखा है वह निश्चित ही बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ वर्णित कर देता है। जैसे रश्मि रथी का 33 सर्ग है, बड़ा पॉपुलर है, आपने सुना होगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सै धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस कविता के माध्यम से दिनकर जी ने बहुत सूक्ष्म यह बता दिया कि जो 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडवों ने जो तप किया, जो संघर्ष किया, उसके बाद वह अपना राज मांगने आए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं शांति दूत बनके कि अगर पूरा राज्य उनका इंद्रप्रस्थ ना दे सको तो 5 गांव भी दे दोगे तो हम उनको मना लेंगे। ये मैं वचन देता हूं कि जो मैं कह दूंगा वो उस बात को काटेंगे नहीं। इस सभा में दिनकर जी बड़े कम शब्दों में इस बात को बताते हैं कि दुर्योधन ने कैसे छल किया और भगवान को बंदी बनाने का भी प्रयास कर लिया। वह बताते हैं कि जब मनुष्य के ऊपर नाश छा जाता है तो उसका विवेक सबसे पहले शून्य हो जाता है। दिनकर जी ये बताते हैं कि वह अर्जुन जो गुरुद्रोण का शिष्य था, ब्रह्मास्त्र जिसके पास गुरुद्रोण ने जिसको दिया, वह अब पशुपदास्त्रधारी हो चुका है। अब उसकी शक्ति की तुलना करना आसान नहीं है और इस सभा में उसका सामना करने का सामर्थ्य नहीं है। जब यह बात इतने कम शब्दों में कविता के माध्यम से वो रख देते हैं, और मुझे लगता है कि जितना भी साहित्य प्रेमी है उसके लिए यह रश्मि रथी का वाचन अद्भुत है। अहिल्या बाई होलकर से आपने क्या सीखा?
देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा और महादेव की आराधना को समर्पित कर दिया। एक आम परिवार से जन्मी मल्हारराव होलकर जी की बहू बनी और उन्होंने जब अपने पुत्र से उनका विवाह करवाया तो मल्हारराव होलकर जी ने उनमें ये गुण देखे, उनको लगा कि ये हमारे बेटे की बहू बन जाएंगी, तो उन्होंने अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया उनको। वहाँ से उन्होंने एक पूरा जीवन देखा जिसमें उन्होंने एक योद्धा के रूप में भी अपने जीवन में एक समय गुजारा। उन्होंने इंदौर के पैलेस से निकल करके जब परिवार में कई लोग उनको छोड़ के चले गए, धरती से बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई, तो वो माहेश्वर आ गई। माहेश्वर उन्होंने महादेव की आराधना करी नर्मदा जी के तट पर और एक ऐसा शहर बनाया। एक ऐसी रानी अहिल्याबाई होलकर जी जिन्होंने सिर्फ मंदिरों के जीर्णोद्धार नहीं कराए, उनको इसके लिए जाना जाता है, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की उपाधि दी गई उनको। लेकिन सिर्फ मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो अभी हम लोग पूजा करने जाते हैं वो अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया। सोमनाथ के मंदिर का भी उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया क्योंकि मुगल काल में अनेक मंदिरों को तोड़ा गया था। काशी, मथुरा, ऐसे तमाम देश के मंदिरों पे उन्होंने, उसके साथ साथ उन्होंने माहेश्वर को एक औद्योगिक राजधानी के रूप में भी विकसित किया है। तो यह उनकी व्यापारिक सोच को भी बताता है कि राज्य को चलाने के लिए जो अर्थ की आवश्यकता है उसका प्रबंध कैसे होगा। उन्होंने बुनकरों को, शिल्पकारों को माहेश्वर में आमंत्रित किया और वहां पर रोजगार के अवसर प्रदान किए। बड़े व्यावसायिक मेलों का आयोजन आरंभ करवाया जिससे कि लोगों को, कामगारों को, कारीगरों को रोजगार मिले, उनको तकनीक सीखने को मिले और वहां के लोग उस तकनीक को सीखकर आगे बढ़ सकें। उन्होंने भीलों को जोड़ने के लिए, जो भील पहले मंदिरों में तीर्थ यात्रा में लोग जाते थे तो उनको परेशान करते थे, तो उसको खत्म करने के लिए भीलों को कहा कि तुम इनके गाइड बनो तीर्थ यात्रियों के, और हमारी तरफ से तुम इनके गाइड रहोगे और इसका हम तुम इनसे शुल्क ले सकते हो, उनकी सुरक्षा का, उनकी सुविधा का। तो उन्होंने पूरी एक प्रजाति को अवसर दिया रोजगार का, जिससे वह लूटमार, छीना झपटी छोड़ करके सही दिशा में काम करने लगी। तो उन्होंने जिस प्रकार से राज्य को चलाया, मराठा साम्राज्य को चलाया, उस समय जब होलकर का बड़ा प्रभाव था मराठा साम्राज्य में, और उन्होंने यह बताया कि राज्य चलाने के लिए मुझे लगता है 21 वर्ष के आसपास उन्होंने निष्कंटक राज्य किया है, और उसमें उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर के व्यापारियों को अवसर उपलब्ध कराने से लेकर के राज्य में किस प्रकार से महिलाओं को अधिकार मिले। एक बड़ा प्रश्न ये था कि विधवा जब महिला हो जाती थी तो उसकी संपत्ति राज्य की संपत्ति से जोड़ दी जाती थी। उन्होंने इस अधिकार को कहा कि यह महिला की स्वेच्छा के ऊपर है कि वह अपनी संपत्ति राज्य को देना चाहती है अथवा अपने पास रखना चाहती है अथवा दान पुण्य में खर्च करना चाहती है। उन्होंने इस अधिकार को समझा। उन्होंने सती प्रथा का बहुत भरपूर रूप से विरोध किया और समाज में एक नारी सशक्तिकरण की मिसाल बनी। उस समय जब भारत पे विदेशी आक्रमणकारियों का शासन रहा, तमाम लोग आक्रमण करते रहे, कहीं मुगलों का आक्रमण हो रहा था, कहीं अंग्रेजों का आक्रमण हो रहा था। उन्होंने उस समय ग्वालियर में तोपखाना बनवाया। उस तोपखाने में बैरल्स बनती थी, कैनन्स, गोले बनते थे। तो वो सशक्त राज्य की सुरक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इस दिशा पर भी उन्होंने काम किया, तकनीकी रूप से काम किया। उन्होंने फ्रांस के जनरल को हायर किया सैलरी पर कि मेरी की जो सेना है, मराठा सेना, अपनी सेना, वो सेना एक सुव्यवस्थित और डिसिप्लिन्ड सेना कैसे बने, आर्मी डिसिप्लिन्ड मोर्चों पर लड़े कैसे, इसके लिए। और इस बात पर उन्होंने अंग्रेजों पर विश्वास नहीं जताया। उन्होंने फ्रांस के सेना नायक को बुलाया, जनरल को, और अपने यहां नियुक्त किया कि हमारी सेना को ट्रेंड करिए, डिसिप्लिन्ड करिए। मगर वो जानती थी कि अंग्रेज इतने कुटिल हैं, उनकी कुटिल नीति है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को नहीं रखा अपने यहाँ। तो यह बताता है उनकी दूरदर्शिता को, यह बताता है उनकी सोच को, एक राज्य को, साम्राज्य को चलाने की उनकी सोच को। और निश्चित रूप से उनके द्वारा किया हुआ पुण्य कार्य आज भी हम सब उसके ऋणी हैं, पूरा राष्ट्र उनका ऋणी है। सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ एक नारा है, काम हो भी रहा है इस पर? लगातार काम हो रहा है इस बात पर। तो जो भी मोदी जी की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो जनधन खाते खुले, जो उज्ज्वला योजना है, जितनी भी योजनाएं हैं, जो राशन की योजना है कि 5 किलो राशन प्रति यूनिट प्रति व्यक्ति मिलेगा, आयुष्मान कार्ड की योजना है, यह किसी भी जाति अथवा धर्म को देखकर नहीं दी जा रही। ये सिर्फ गरीबी देखकर दी जा रही कि गरीबी हटनी है, गरीबी का उन्मूलन हो, लोग संबल हो, स्वस्थ हो, मजबूत हो, आगे बढ़े, राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो। तो यह इन योजनाओं के पीछे का ध्येय ही सबका साथ सबका विकास है। जो हाईवे बन रहे हैं, क्या वो किसी धर्म और जाति के लिए बन रहे हैं? जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या वो किसी जाति विशेष के लिए आ रहा है?
सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जो धर्म देख के दी गई? एक भी नहीं। तो ये कह देना कि ये सिर्फ नारा है, बिल्कुल गलत है। इसको जमीन पर उतारा है मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार का एक ही उद्देश्य रहा कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ। और यही कारण रहा कि 10 वर्षों में 25 करोड़ से लोग गरीबी रेखा से निकल के बाहर आए। और मुझे लगता है कि वह दूर नहीं, जब भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, लोअर मिडिल क्लास हो सकता है, मिडिल क्लास हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आदमी के पास 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था ना हो। उसके लिए सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है कि कोई भूखा ना सोए। जो मुक्त रूप से जो सुविधाएं हैं, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए जा चुके हैं पक्के। तो 4 करोड़ घर, अगर एक घर में ये मान के चलें कि 4 लोग भी रहते हैं, 4 लोग भी रहते हैं, तो लगभग 16 करोड़ लोगों को पक्की छत देने का काम किया है मोदी सरकार ने। अभी लक्ष्य है लगभग 9 करोड़ घर तक पहुंचने का। तो जो अगले 5 करोड़ घर और दिए जाएंगे पक्के, तो मुझे लगता है इसके बाद किसी के पास भी कच्चा घर नहीं रहेगा, सभी लोग पक्की छत में रह रहे होंगे। बीजेपी के नेता बोलते हैं कि हम रूट से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ लोगों को प्रभावित करने की चीज़ है या सही में जुड़े हो? अरे भैया, इससे बढ़िया प्रत्यक्ष उदाहरण क्या होगा कि मोदी जी एक गरीब परिवार से आते थे और उन्होंने देखा है कि घर की छत टपकती है तो कितनी समस्या होती है। इसलिए उन्होंने यह दृढ़ संकल्प लिया कि राष्ट्र में हर व्यक्ति को पक्का घर देंगे, हर व्यक्ति को पक्के घर की छत मिलेगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को घर दिया जा रहा है। तो जब 9 करोड़ घर पहुंच जाएंगे तो लगभग 30-35 करोड़ लोगों को पक्का घर मिल जाएगा, जिन पे पक्का घर नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने माता को फुकनी से अंगीठी फूकते, चूल्हा फूकते हुए देखा है। उन्होंने देखा है कि वो कोयले का धुआं, लकड़ी की आग का धुआं कैसे आंखों में जाता है, किस प्रकार से जो है वो शरीर में तो तमाम रोग देता ही है, उस समय वर्तमान में भी कितने कष्ट देता है। इसलिए उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से सबको मुफ्त गैस सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया। राहुल जी ने अभी एक्सपोज करा वर्ड चोरी को, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल जी ने एक्सपोज नहीं किया, राहुल जी खुद एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। राहुल जी वो तो बीजेपी के खिलाफ बता रहे हैं कि वोट चोरी बीजेपी ने की है। राहुल जी जो बात कह रहे हैं, इस बात पर आता हूं, इसके पहले बताता हूं कि वोट चोरी के आरोप में राहुल की दादी जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी मान करके 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया था, जिस कारण उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना था। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और देश पर इमरजेंसी थोप दी 1975 में। तो जिस चोरी की बात राहुल आज कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रहा है गांधी परिवार का वोट चोरी करने का। दूसरी बात, जब बैलेट से चुनाव होते थे तो ये जितने बाहुबली लोग थे ये बैलेट लेके भाग जाया करते थे, हम लोग अखबारों में पढ़ा करते थे। तो ये इनका पुराना इतिहास रहा है। अब जब पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहा है, आपके अगर 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, चुनाव आयोग ने भी इसका स्पष्टीकरण दिया राहुल की बात का, एक वोटर आईडी कार्ड कैंसिल हो जाएगा, एक रहेगा। आपको 2 वोटर आईडी कार्ड रखने ही क्यों? लेकिन लोग कैंसिल नहीं कर रहे वोटर आईडी कार्ड। हाँ, तो अब चुनाव आयोग इसको जांच रहा है, परख रहा है और इसको ठीक कर रहा है। तो इनको लग रहा है कि इनके जो फर्जी लोगों ने वोट बना रखे थे वो पकड़े जाएं, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो जब इनकी चोरी पकड़ी जा रही है तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की स्थिति है राहुल गांधी की। यही राहुल गांधी है जो राफेल चिल्लाता रहा 2019 के चुनाव में। राफेल खूब इसने चिल्लाया, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नहीं, ये डील बिल्कुल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थी, कोई मिडिल मैन नहीं था। जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर आपको स्मरण हो तो मैं बताऊंगा, कांग्रेस की सरकार में एक टर्म चला करता था, डिफेंस एजेंट। आप अभी गूगल करिएगा, अखबारों में, पुराने अखबारों की क्लिपें गूगल में आपको मिलेंगी। डिफेंस एजेंट ये गांधी परिवार द्वारा तय किए हुए दलाल थे जो मार्केट में देश में घूमते, विदेशों में घूमते थे और डीलें तय किया करते थे, कमीशन लिया करते थे। लोग बोलते हैं गांधी परिवार अभी भी फंसा हुआ है ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में। इसकी भी जांच चल रही है। जिस दिन इसकी जांच सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इटली की कोर्ट ने तो ये मान लिया है कि भारत में कुछ राजनेताओं और पत्रकारों को घूस दी गई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो वो कौन से राजनेता हैं, वो कौन से पत्रकार हैं जिन्होंने घूस ली, वो सब खुलेगा। कौन कौन उसमें शामिल था, सब खुलेगा। तो इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है घूस लेने का, दलाली करने का और वोट चोरी करने का। और अब इनको लग रहा है कि जनता, चूंकि 10 साल हो गए हैं, लोग पुरानी चीजें भूल गए होंगे, तो हम कुछ भी बताएंगे लोग मान लेंगे। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ गूगल पे उपलब्ध है। आप जाइए इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको कांग्रेस के काले कारनामे दिख जाएंगे। लोग बोलते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं, जब बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू कर देते हैं, ये सही बात है? बीजेपी वाले क्यों हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज लगभग देश के 70% भूभाग पर हैं। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कहीं आपने देखा सरकार का कोई फैसला किसी धर्म के खिलाफ रहा हो? तो इलेक्शन आने से पहले ही क्यों? अरे चूंकि देश में हमेशा इलेक्शन होता रहता है, इसीलिए तो भारत सरकार कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लेके आना चाहते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की मांग लोग करें। 1 नेशन 1 इलेक्शन जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसके पक्ष में हो जाएंगे उतना बढ़िया है। तो एक बार इलेक्शन हो जाएगा, फिर 4 साल 5 साल तक आपको चुनाव नहीं होंगे।
लोकसभा विधानसभा की अभी जिनकी अभी दो ही अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव की बात हो रही। अब जब हर देश में हर साल 5-6 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं एवरेज, अब कहीं कोई घटना घट गई तो विपक्ष उसको चुनाव से जोड़ देता है। घटना घटी उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में जोड़ देगा, तमिलनाडु घटेगी बिहार में जोड़ देगा। तब कहीं ना कहीं तो चुनाव हो ही रहा है, इसको जोड़ने का क्या मतलब है? ये जरूर कहूंगा आपको कि जो हिंदू पहले अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा था 2014 के पहले, उसको एक आत्मविश्वास मिला है एक अच्छी निष्पक्ष और मजबूत सरकार के आने से, और वो अपनी बात रखने लगा है मजबूती से। मैं अपने धर्म त्योहार मजबूती से चौड़े होकर मनाने लगा। तो इससे अगर किसी को आपत्ति है तो फिर वो अपनी आपत्ति स्वयं दूर करें, इसका कोई समाधान नहीं। यूथ अगर चाहे तो पॉलिटिक्स और सोसाइटी दोनों बदल सकती है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना।